हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे और ये वैकेंसी कई हज़ार पदों पर आई हुई है। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव नज़दीक है और बिहार में इस समय कई सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इंटर स्तरीय पदों पर निकाली गई है। 10+2 लेवल पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका आवेदन 27 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 11 नवंबर। ठीक है, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मैं नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे आया हूँ और इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अपडेट देने आया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ और उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए, एक आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन तब का है, ये नोटिफिकेशन पहले आ गया था। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पहले आया था, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट दिया है 13 सितंबर को ही आ गया था, 13 या 19 को ही आ गया था। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था तो जो टोटल पोस्टों की संख्या थी वो अलग थी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया था तो मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे कुल पदों की संख्या ये देखिए। तो जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था तो जो कुल पदों की संख्या थी वो 1198 थी समथिंग। ठीक है, 11,098, आई एम सॉरी। जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था उस समय टोटल पदों की संख्या थी 11,098। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटल पदों की संख्या थी 11,098। लेकिन एक नई नोटिस आई हुई है, वो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एक सेकंड, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। एक नई नोटिस आई हुई है, जो नई नोटिस आई है उसमें क्या है पदों की संख्या ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये नई नोटिस आई थी जो संशोधित नोटिस है, उसमें क्या है कि 11,098 पद तो पहले ही थे, ये आप देख ही सकते हैं कि 11,098 पद तो थे ही थे। लेकिन अब ये जो 11,098 पद थे ये 22 विभागों से थे, 22 तरह के पद थे। ठीक है, विभिन्न विभागों से संबंधित 22 पदों प्रकार के पदों को मिलाकर के कुल 11,098 रिक्तियां थीं, जिसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें पदों में बढ़ोतरी हुई है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें दिया रहता है कि इसमें जो भर्ती निकलती है जब भी, तो नोटिस में लिखा रहता है कि इनमें पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो इसमें क्या हुआ है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, तो ये पदों की संख्या जो बढ़ी है वो 1101 बढ़ी है। ठीक है ना, अब 7 पद इसमें और ऐड हो गए हैं, 7 नए पद ऐड हो गए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से पद ऐड हुए हैं, एक सेकंड में दिखाई देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये पद ऐड हुए हैं, ये निम्न वर्गीय लिपिक, 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 मतलब विभिन्न विभागों में जो लिपिक के पद होते हैं वो ऐड हुए हैं। तो करीब 1101 पद जो है उसमें बढ़े हैं। आप यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1101 पद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 11,098 पहले थे, 1101 और बढ़ गए। तो जो अभी की वर्तमान स्थिति है, तो अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार जो पदों की कुल संख्या है, तो पदों की कुल संख्या है 12,199। तो ये पदों की कुल संख्या है 27 तारीख को जो अपडेट हुआ है। तो टोटल 12,199 पद हैं। एक अच्छी खासी संख्या में ये पदों की भर्ती निकाली गई है। अब इसमें आप देखेंगे तो 5,503 यानी 5,503 पद जो हैं वो अनारक्षित हैं, जनरल हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर वर्ग की बात की जाए तो 1,201 पद हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 1,377, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 2,083, अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 1,540, अनुसूचित जनजाति 91, पिछड़े वर्ग की महिला 404। तो ये जिस जिस कैटेगरी में आरक्षण मिला इसको टोटल अगर आप ब्रेकडाउन देखें तो मोटा मोटी आप ये समझिए
कि 12,199 पद हैं जिसके लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो एक बड़ी मात्रा में पद हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो एक बेहतर रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जंग तभी जीत सकते हैं जब रणनीति बेहतर हो। अगर सामने वाली से हमारी रणनीति बेहतर होगी तभी तो हम उससे आगे निकल पाएंगे, और हमारी रणनीति अगर उससे कमज़ोर होगी तो हम कैसे आगे निकल पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो यही बात होगी ना कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10+2। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इंटर क्या होना चाहिए, इंटर, तो 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आप ये मान के चलिए कि आपको 10+2 तो होना ही होना है। अगर आप 10+2 नहीं है तो फिर दिक्कत है, बाकी 10+2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी दूर चला गया, इसको पास कर देते हैं। इतना दूर दूर क्यों हो भाई, ठीक है। अब इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आसानी से हमको समझ में आए। चलिए, तो अब देखिए न्यूनतम आपके पास क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षण वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है, आरक्षण वगैरह का देख सकते हैं आप। भाई अगर आप बिहार के हैं तो जो आरक्षण का लाभ है वो मिलेगा, अगर बिहार से बाहर के हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ लिखा भी है, बाकी आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको पता ही होगा, बिहार राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिहार राज्य के बाहर हैं और अगर फॉर्म भरते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे जनरल। क्या हो जाएंगे आप हो जाएंगे जनरल। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा परीक्षा शुल्क वगैरह आपको दिखा देते हैं कि परीक्षा शुल्क वगैरह कितना लगेगा। एक सेकेंड। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आरक्षण का दावा, आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ तो आरक्षण का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया उम्र सीमा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ये देखिए यहाँ से पढ़िए, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्रवार नंबर। अच्छा, ये यही है कि भाई जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो तो सही सही उसको नोट करिए, सही सही उसको इंटर करिए, नहीं बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। आपने लिख कुछ दिया है कुछ, तो फिर उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरिए तो पूरे होशो हवास में भरिए, सही से भरिए, ठीक है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो क्या एज ग्रुप क्या रहने वाला है, तो अगर उम्र सीमा की बात की जाए इसमें, तो जो एज ग्रुप रहने वाला है वो रहने वाला है, मिनिमम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 18 साल है। न्यूनतम जो एज लिमिट है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट की अधिकतम आयु सीमा की बात करें, अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन के भी आप हकदार होंगे, जो सरकार द्वारा अधिकतम उम्र निर्धारित की जाती है तो उसके भी आप लाभकारी होंगे, वो अलग बात है, ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, अब देखिए परीक्षा शुल्क देख लीजिए आप, यहाँ पे जूम कर देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। देखिए अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो फिर 540 रुपये आपको देना। सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, बिहार के बाहर के हैं, ठीक है ना, तो 540 रुपये ये आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं सर्कल कर देता हूँ रेड कलर से। अगर आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो आपको 135 रुपये देना है। सभी श्रेणी के दिव्यांग, अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उनको भी 135 देना है। सभी श्रेणी की महिलाएं, हालांकि वो बिहार की होनी चाहिए, अगर महिलाएं बिहार से बाहर की हैं तो वही 540, लेकिन सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं अगर वो बिहार की हैं तो 135। बाकी बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, तो उनके लिए 540 तो है ही है। तो ये आपका परीक्षा शुल्क है, ठीक है। तो ये परीक्षा शुल्क है आपका, ये परीक्षा शुल्क आपको देना होगा। और सिलेबस वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये आप देख लीजिए,
एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया, प्रोसेसिंग शुल्क, सेवा कर, सर्विस टैक्स अभ्यर्थी अलग से वहन किया जाएगा। जो उसमें प्रोसेस शुल्क लगेगा, जो सर्विस टैक्स लगेगा वो अलग से आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर तक जमा किया जा सकेगा। तो 27 तारीख से लेकर के 9 नवंबर के बीच में आप ये पेमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है ना। परीक्षा की प्रकृति, जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके का होगा, तो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी एमसीक्यू फॉर्म में होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, ये पूरा दिया हुआ है कि आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में मतलब अगर 40,000 तक आवेदन मिलता है तो ये एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा सकते हैं। 40,000 की इनकी क्षमता है। अगर 40,000 से ज़्यादा हो गया तो फिर कई शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा, और जब कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो वहाँ पे आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे इन्होंने भी लिख भी दिया है सामान्यीकरण की प्रक्रिया। तो अगर कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी एमसीक्यू टाइप की होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों के 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 5 गुना लोगों को जो है क्वालिफाई कराया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा का विज्ञापन फिर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अभी ये जो विज्ञापन है ये प्रारंभिक परीक्षा का है। जब आप 5 गुने के अंदर आ जाएंगे तो फिर मुख्य परीक्षा का अलग से विज्ञापन आएगा, अलग से उसका फॉर्म आपको भरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा का देखिए क्या है स्कीम यहाँ पर। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। तो जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा तो उसमें देखिए क्या क्या आएगा, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सही आंसर देते हैं तो 4 नंबर पाएंगे, गलत देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 घंटे 15 मिनट। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ और रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए परीक्षा की जो अवधि है वो है 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर आएगा। हिंदी में मन है तो हिंदी में दीजिए और अंग्रेजी में मन है तो अंग्रेजी में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो जो अंग्रेजी वाला है वही मान्य होगा, हिंदी ट्रांसलेशन मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, पढ़ना क्या है। सारी चीज़ें आपको पता चल गई, लेकिन पढ़ना क्या है। जब आपको ये पता रहेगा कि पढ़ना क्या है तभी आप बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। तो आपको देखिए क्या पढ़ना है, समान अध्ययन। समान अध्ययन में जो समसामयिकी वाले क्वेश्चन आते हैं ये आपको पढ़ना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड समान विज्ञान, गणित, नॉर्मल जो मैथ आती है 8 तक की, हाई स्कूल तक की, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। रीजनिंग में जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, वो क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा बात है कि चूँकि प्री एग्जाम है तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, कम से कम न्यूनतम आपको कितना प्राप्त करना है। तो न्यूनतम आपको 40%, अगर जनरल के हैं तो आपको 40% न्यूनतम लाना ही लाना है। ओबीसी के हैं तो न्यूनतम 36.5% लाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो 34। तो इस तरीके से एक परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया है कि मिनिमम आपको इतना मार्क्स लाना ही लाना है, उतना मार्क्स आपको लाना जरूरी रहेगा, उसके बाद ही बाकी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक डिटेल एनालिसिस रखा। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम आपको जानकारी दे देंगे। बाकी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉइंट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि जो पदों की संख्या है वो बढ़ गई है, और पदों की संख्या बढ़ करके 12,199 हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है।
पद तो 1101 ही बढ़े हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी अब उसके लिए क्वालिफाई होंगे। उनके पास एक मौका रहेगा कि वो प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।